नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। देखिए, आज बात करते हैं जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में। तो चलिए, टाइम को ध्यान में रखते हुए कल की तरह 20 क्वेश्चन होंगे विद करंट अफेयर्स। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी के हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स है वो अभी की जोड़ी गई है। अच्छा प्रैक्टिस सेट है, अच्छे क्वेश्चन है। बात करते हैं, बिल्कुल टाइम को ध्यान में रखते हुए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया। करंट का क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन। तो बताइए कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार अगर तुमसे पूछ ले तो किसको दिया गया? स्वांते पावो को। किसको? स्वांते पावो को। ध्यान रखना, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 में स्वांते पावो को दिया गया। अगर तुमसे पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते। याद रखना, कहाँ पर दिए जाते? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते, लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता। याद रखना, तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांते पावो को दिया गया। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 इसकी बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की बात करें तो इसका पुरुष में विजेता तो कौन है, और पुरुष वर्ग की विजेता की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का विजेता है राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल। और महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में विजेता कौन है? एशले बार्टी। आप दोनों याद रखना, पुरुष वर्ग का विजेता राफेल नडाल और महिला वर्ग का विजेता एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का विजेता राफेल नडाल और महिला वर्ग का विजेता एशले बार्टी। एशले बार्टी कहाँ की है? तो याद रखना, एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, आगे बात करते हैं मालाबार युद्ध अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास की बात करें तो इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? एक तो जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। याद रखना, मालाबार युद्ध अभ्यास को ही क्वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेट। इसमें 4 देश शामिल हैं, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो मालाबार युद्ध अभ्यास में कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। इसी प्रकार से एक I2U2 याद रखना, I2U2 में कौन है? इंडिया, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। याद रखना, I2U2 में कौन है? तो इंडिया, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। और मालाबार में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। संवाद कौमुदी किसकी रचना है? संवाद कौमुदी की बात करें तो संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार किसकी है? राजा राम मोहन राय की है। याद रखना, राजा राम मोहन राय की है। संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार किसकी? तो राजा राम मोहन राय की रचना है। और याद रखना, राजा राम मोहन राय ने 1828 में, कब? 1828 में सती प्रथा का 1828 में सती प्रथा का अंत किया था। मतलब सती प्रथा का विरोध किया था किसके साथ? विलियम बेंटिक की सहायता से। याद रखना, सती प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दिया था राजा राम मोहन राय ने। दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? आप सबको पता होगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है। तो याद रखना, दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? और तुमसे पूछे तीरंदाजी से। किससे है? दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। याद रखना, दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तो तीरंदाजी से है। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को। कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। याद रखना, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। अगर तुमसे पूछ ले कि स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड चरण की शुरुआत कब हुई, जो कि जीडी में पूछा गया है पिछली बार में कि स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई, तो स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण की शुरुआत 2020-21 में हुई। याद रखना इसको। एल्फा कण किसके द्विआवेशित कण होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अधिकतर इसमें आज के जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से ज्यादा क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो एल्फा कण किसके द्विआवेशित कण होते हैं?
तो एल्फा कण द्विआवेशित कण किसके होते हैं? हीलियम। याद रखना, एल्फा कण किसके द्विआवेशित कण होते हैं? तो हीलियम के द्विआवेशित कण होते हैं। याद रखना। आर्टिकल 43B का संबंध किससे है? आर्टिकल 43B का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 43B का संबंध किससे है बताइए? तो तुमसे पूछ ले, सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। किससे है? तो आर्टिकल 43B है वो सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर से निकाला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 43B का संबंध किससे है? तो सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। याद रखना, आर्टिकल 43B सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। तुमसे पूछ ले आर्टिकल 44, आर्टिकल का 44 पूछ ले तुमसे, तो याद रखना आर्टिकल 44 में है समान सिविल संहिता। क्या है? समान सिविल संहिता, जो कि एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। किस में लागू है? गोवा में लागू है। एकमात्र राज्य भारत में गोवा में लागू है। और उत्तराखंड ने इसमें मांग करी। किस राज्य ने मांग करी? तो उत्तराखंड ने मांग करी। याद रखना, आर्टिकल 43B में सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता है, गोवा में लागू है, उत्तराखंड ने मांग करी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तुमसे पूछ ले, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। दूसरा युद्ध की बात करें तो दूसरा युद्ध 1556 में हुआ और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। तीनों याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। आगे बात करें, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। ठीक है, याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556, तृतीय युद्ध 1761, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। याद रखना, अगर तुमसे पूछे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध तो 1540 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध तो 1540 ईस्वी में हुआ। अगर तुमसे पूछे बक्सर का युद्ध तो 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। और अगर तुमसे पूछ ले और कौन सा याद रखना, एक 1797 कौन सा हुआ बताओ? 1797, 1764 में तो बक्सर का युद्ध हुआ और 1797 में किसका युद्ध हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ। 1797 में प्लासी का युद्ध हुआ। अगर तुमसे पूछ ले 1527 में, याद रखना 1526 में पानीपत का हुआ, 1527 में किसका हुआ? तो खानवा का हुआ। 1527 में खानवा का हुआ और 1528 में तो चंदेरी का हुआ। सबको याद रखना, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, 1757 में प्लासी का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध और 1528 में चंदेरी का युद्ध। याद रखना, ठीक है, इन सभी को याद रखना। देखिए आगे बात करते हैं, जगह नीति इसलिए रब करने पड़े। और तुमसे पूछ ले कि सिंधु से पांचों नदियां कहाँ मिलती हैं? सिंधु नदी से पांचों नदियां कहाँ मिलती हैं? अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु नदी से पांचों नदियां कौन सी? पंचनद, जो आप जानते होंगे, झेलम, ब्यास, रावी, सतलज, चिनाब। कौन कौन सी? झेलम, ब्यास, रावी, सतलज, चिनाब। तो कहाँ पर मिलती हैं? तो सिंधु से पांचों नदियां मिथनकोट के पास मिलती हैं, जो कि पाकिस्तान में एक जगह है मिथनकोट। तो सिंधु से पांचों नदियां कहाँ मिलती हैं? मिथनकोट के पास मिलती है। अगर तुमसे पूछ ले कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तो चिनाब है। कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब है। याद रखना, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। कहाँ पर मिलती है? मिथनकोट के पास मिलती है। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, काबुल, जास्कर। याद रखना, काबुल, जास्कर, ये सभी किसकी हैं? ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। कहाँ पर मिलती? मिथनकोट के पास 500 नदियां सिंधु से मिल जाती है। और भारत सिंधु नदी के 20% पानी का ही उपयोग करता है। इस बात को याद रखना, पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है जीडी में। ठीक है, केरल ब्लास्टर्स टीम का संबंध किससे है? अगला क्वेश्चन पूछा गया, केरल ब्लास्टर्स टीम का संबंध किससे है?
तो केरल ब्लास्टर्स टीम का संबंध फुटबॉल से है। किससे है? केरल ब्लास्टर्स टीम का संबंध किससे है? फुटबॉल से है, याद रखना। इसी प्रकार अगर तुमसे पूछ ले कि FC गोवा क्लब का संबंध किससे है, FC गोवा का संबंध किससे है, तो इसका संबंध भी फुटबॉल से है। दोनों क्या याद रखना, पूछे जाते हैं बार बार। केरल ब्लास्टर्स टीम का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। केरल ब्लास्टर्स टीम का संबंध फुटबॉल से है और FC गोवा क्लब का संबंध भी फुटबॉल से है। आगे बात करते हैं बांस नृत्य, मोस्ट इंपोर्टेंट। बांस नृत्य पूछ लिएगा तुमसे कि बांस नृत्य कहाँ का है, तो बांस नृत्य मिजोरम का है, याद रखना। बांस नृत्य कहाँ का है, मिजोरम का है। अगर चिराग पूछ ले कि चिराग नृत्य, तो वो भी मिजोरम का है। बांस नृत्य मिजोरम का है, चिराग नृत्य मिजोरम का है और चापरा चार कूट महोत्सव तो वो भी मिजोरम का है। याद रखना, बांस नृत्य को ही चिराग नृत्य कहते और चिराग को ही चापरा चार कूट महोत्सव कहते, याद रखना। तो बांस नृत्य कहाँ का है, मिजोरम का है। या बम्बू डांस कहाँ का है, तो वो भी मिजोरम का है। चिराग नृत्य मिजोरम का है और चापरा चार कूट महोत्सव मिजोरम का है। और तुमसे पूछ ले कि डंपा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, डंपा जगह नहीं है यार, यहाँ पे लिख देता हूँ डंपा राष्ट्रीय उद्यान। डंपा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो डंपा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। सबको याद रखना, बांस नृत्य, चिराग नृत्य और चापरा चार कूट महोत्सव और डंपा राष्ट्रीय उद्यान सभी कहाँ पर है, मिजोरम में है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, इसको भी याद रखना। मिजोरम की राजधानी क्या है, तो आइजोल है। ठीक है। संविधान में 2022 तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान में 2022 तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो देखिए संविधान में 2022 तक 105 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार, 105 बार। संविधान में 2022 तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो 105 बार संशोधन हो चुका है। अगर तुमसे पूछ ले, एक याद रखना 42वां संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ। क्वेश्चन CGL में पूछा गया है अभी कि 42वां संविधान संशोधन के समय, नहीं 42वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के समय हुआ, तो तुमसे पूछ ले कि 42वां संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय हुआ। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और एक बात सुनिए, देखिए SSC पेपर CGL का करा रही है और SSC को ही मतलब GD का पेपर कराना है, तो क्वेश्चन रिपीट होने की प्रबल संभावना है। याद रखना, क्वेश्चन रिपीट 100% होंगे। जैसे कि कुछ GD के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2021 के CGL में रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि फिट इंडिया मूवमेंट, कि फिट इंडिया अभियान कब शुरू हुआ। ये ऐसे क्वेश्चन जो पिछली बार 2021 में GD में पूछे गए थे वो CGL में भी रिपीट हो रहे हैं। तो ये तो अभी पेपर है और जस्ट इसके 20-25 दिन बाद GD का पेपर है, तो 100% क्वेश्चन रिपीट होने की प्रबल संभावना है। यदि आप सच में CGL के पूरे क्वेश्चन देख के जाते हो तो GD में 1-2 नंबर आप प्लस पॉइंट करके जाओगे GK में। संविधान में 2022 तक कितनी बार संशोधन हुए, तो 105 बार संशोधन हुए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, इंदिरा गांधी के समय हुआ। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया, याद रखना। ठीक है, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन था, तो अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री टोडरमल था। कौन था, टोडरमल था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, याद रखना। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अगर तुमसे पूछ ले कि किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे, किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे और किसके मंत्रिमंडल को अष्टदिग्गज कहते थे, और किस एक के दरबार में और 9 रत्न थे। तीनों क्वेश्चन बताइए कि किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे। अगर तुमसे पूछ ले, सबसे पहले तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और जो राजस्व मंत्री था वो टोडरमल था और जो 9 रत्न में भी शामिल था। आप पूछ ले कि किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे, तो याद रखना शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे। किसके, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे। अगर तुमसे पूछ ले कि किसके मंत्रिमंडल को अष्टदिग्गज कहते थे, तो कृष्णदेव रॉय, याद रखना कृष्णदेव रॉय के मंत्रिमंडल को अष्टदिग्गज कहते थे। अष्टदिग्गज कौन थे, तो 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेव रॉय के दरबार में जो 8 तेलुगु कवि थे उन्हें अष्टदिग्गज कहते थे और शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे। और एक नॉर्दर्न किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त
प्रथम के दरबार में अभी चंद्रगुप्त द्वितीय या प्रथम, ध्यान नहीं आ रहा यार, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अभी क्लियर करके बता दूंगा मैं, यहाँ अगर डाउट हो रहा हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। चंद्रगुप्त शायद सेकंड है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अभी कौन नॉर्दर्न थे, तो अकबर के दरबार में भी नॉर्दर्न थे, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे, और कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे जो कि 8 तेलुगु कवि थे। याद रखना इतना आप, ठीक है, याद रखना। चलिए इस क्वेश्चन को अभी हटा ही देते हैं, क्लियर नहीं हो पा रहा दिमाग से, मैं आपको इसको कल इसको बाकायदा क्वेश्चन बना के लिख दूंगा एक, किसके दरबार में और नॉर्दर्न थे। आप इस 3 जानकारी को याद रखना कि अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री टोडरमल था जो कि नॉर्दर्न में शामिल था, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे, और कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे जो कि 8 तेलुगु कवि थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, सरयू किसकी सहायक नदी है, सरयू किसकी सहायक नदी है, तो सरयू तुमसे पूछ ले तो शारदा की सहायक नदी है, किसकी, शारदा की सहायक नदी है, याद रखना। सरयू किसकी सहायक नदी है, सरयू शारदा की सहायक नदी है। आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा कितने रुपए तय की गई। देखिए जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, पिछली बार पूछा गया है, और जनगणना से पिछली बार ही पूछे गए थे जीडी में, और इस बार भी पूछे जाएंगे क्योंकि जनगणना 2011 में हुई थी, इसके बाद जनगणना नहीं हुई है, और एक क्वेश्चन बनने का अच्छा टॉपिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा कितने रुपए तय की गई थी, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा 816 रुपए तय की गई थी, कितनी, 816 रुपए तय की गई थी। और जनगणना की बात करें तो जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के शासनकाल में हुई थी, किसके, मेयो के शासनकाल में, याद रखना। जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन 10 के आधार पर जनगणना 1881 में रिपन के समय हुई थी, किसके, तो रिपन के समय हुई थी। जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन 10 के आधार पर जनगणना 1881 में रिपन के शासनकाल में हुई थी, याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि जो 2011 में जनगणना हुई थी, जो स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की थी, तो स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की थी, और वैसे अगर क्रम से देखा जाए तो 15वें नंबर की थी। दोनों क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं एक ही शिफ्ट में, याद रखना। तो स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की थी, और क्रम से देखा जाए तो 15वें नंबर की थी। शुरुआत 1872 में हुई थी, मेयो के समय हुई थी, और 10 के आधार पर 1881 में रिपन के समय हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा 8 से 16 रुपए तय की गई थी सर। और जनसंख्या घनत्व कितनी पूछ ले, तो पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसको भी याद रखना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस में, कि हरियाणा पुलिस में क्या कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। गरीबी रेखा के लिए भी 816 रुपए निर्धारित किए गए थे। आगे बात करते हैं, हाँ एक चीज और याद रखना कि वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, तो विवेक जोशी है। कौन है वर्तमान में जनगणना आयुक्त, विवेक जोशी है, विवेक जोशी। और 2011 के समय कौन थे, जो चंद्रमौली थे, याद रखना। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त चंद्रमौली थे, वर्तमान में विवेक जोशी है। चलिए आगे बात करते हैं, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर, क्या कहते हैं, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो विटीकल्चर कहते हैं, ठीक है, याद रखना। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। इसी प्रकार तुमसे पूछ लो कैंचियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कैंचियों के अध्ययन को वर्मी कल्चर कहते हैं। कैंचियों के अध्ययन को वर्मी कल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन है, अभी वर्तमान की बात करें, अभी मतलब जो संपन्न हुआ है, तो अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता भारत बना है। कौन बना, भारत बना है। किसको हराकर बना, इंग्लैंड को हराकर बना, और 5वीं बार भारत विजेता बना। इसको याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेगा कि अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता भारत कितनी बार बना है, तो 5 बार बना है। यश धूल कप्तान थे। कौन थे, यश धूल कप्तान थे। जो एसएससी जीडी के क्वेश्चन पूछने का आइडिया रहता है वो कुछ इस प्रकार ही रहता है कि आपको उस टॉपिक पर जानकारी तो होगी, लेकिन क्लियर जानकारी आपने नहीं करी होगी। या तो वो तुमसे पूछ लेगा कि किसको हराकर बना है, या कौन सी बार का विजेता बना है, मतलब कितनी बार जीत चुका है, या कितने नंबर का था, या कप्तान कौन थे। वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि कौन विजेता बना है। कुछ प्रीवियस ईयर की तुलना में देखा जाए तो इसी प्रकार से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता भारत है, इंग्लैंड उपविजेता है,
कप्तान यशदूल थे और भारत 5वीं बार इसको विजेता बना है, 5वीं बार। करंट का क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना कहाँ की है? तो याद रखना गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है? गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की है। और गणित दिवस कब मनाते हैं? तो 22 दिसंबर को मनाते हैं। गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते हैं। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की है। अगर तुमसे पूछ ले कि 22 मार्च को क्या मनाते? 22 मार्च को, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 22 मई को क्या मनाते? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। 11 जुलाई पूछ ले तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते, याद रखना। तो 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई को अगर तुमसे पूछ ले तो जैव विविधता दिवस, 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, ठीक है, 1 दिसंबर एड्स दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, ठीक है, 25 दिसंबर सुशासन दिवस, 25 दिसंबर कौन सा? सुशासन दिवस, 19 नवंबर महिला उद्यमिता दिवस और शौचालय दिवस और पुरुष दिवस। और ये क्वेश्चन पिछली बार महिला उद्यमिता दिवस और जो शौचालय दिवस कम से कम 5 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। तुमसे पूछ ले कि शौचालय दिवस कब मनाते? तो 19 नवंबर को मनाते, अच्छे से याद रखना। 19 नवंबर को पुरुष दिवस और शौचालय दिवस और महिला उद्यमिता दिवस तीनों मनाते हैं। और कम से कम शौचालय दिवस 5 बार पूछा गया क्वेश्चन है। यकीन नहीं हो तो मैं आपको दिखा दूंगा एक स्लाइड लगा के, कि देखिए प्रीवियस ईयर की स्लाइड लगा के बता दूंगा कि 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब इस पर 5 बार पूछा गया है, तो अच्छे से याद रखना। और मैं आपको एक और अच्छी बहुत मतलब दिमाग की बात बताऊं, चाहे ऐसा हो चाहे नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने अंदाज से देखा, क्योंकि पेपर पिछली बार कब हुए थे? तो पिछली बार पेपर 16 नवंबर से शुरू हुए थे और 15 दिसंबर को समाप्त हो गए थे पिछली बार जीडी के पेपर। तो अधिकतर एग्जाम में चाहे छोटे छोटे दिवस हो, चाहे हाईलाइटेड दिवस हो, चाहे नहीं हो, जो दिवस या तो नवंबर और दिसंबर की पूछ रहा था, किस किस के? क्योंकि नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो रहे थे, तो नवंबर दिसंबर की एग्जाम पूछ रहा था। या फिर आने वाला मंथ कौन? दिसंबर से जनवरी, या फिर जनवरी के या नवंबर से एक दिन पहले, एक महीने पहले अक्टूबर। इन प्रकार तुम इन अभी भी किस में एग्जाम है? तो अभी भी जनवरी और फरवरी में एग्जाम है। तो मेरे हिसाब से दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 4 के छोटे छोटे दिवस, बिल्कुल जो बारीक से अपन ने कभी पढ़े नहीं है, मतलब कि जो कुछ ही कोई से भी दिवस मनाते और काम अपन ध्यान देते उनको, तो आप उनको जरूर कंप्लीट करके जाना। ये बात रियल समझना, क्योंकि अधिकतर नवंबर और दिसंबर के दिवस पिछली बार हर शिफ्ट में आ रहे थे। ठीक है, तो याद रखना। यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।